जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान 5वां चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। और इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? उत्तर डायमंड सूत्र। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर लघुत्तरी को, फिर विस्तृत उत्तरी को। तो पहला प्रश्न है, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? उत्तर डायमंड सूत्र। दूसरा, मार्टिन लूथर कौन थे? उत्तर धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? उत्तर इटली में। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? इटली में। नेक्स्ट, पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? उत्तर समाज सुधारक थे। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? उत्तर ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक को। केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब हुआ था? उत्तर 594 ईस्वी में। चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ 594 ईस्वी में हुआ था। तो ये था हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। और अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन था? धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया? अथवा मार्टिन लूथर कौन था? उसका मुख्य योगदान क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर धार्मिक बुराइयों को दूर करने के अलावा एक शिक्षक, चर्च सुधारक और पादरी के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके विचारों ने प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन को जन्म दिया है। उसने 1512 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को ही आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और मुद्रण कला के प्रयोग से छपवाकर प्रकाशित किया। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आपको याद करना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर मुद्रण क्रांति। इसी प्रकार से आपको हेडिंग डाल के अच्छे से कॉपी में प्रैक्टिस करना है और फिर एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। मुद्रण क्रांति। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश फैलने लगा। लोगों में निरंकुशता सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक साहस का संचार होने लगा था और इसने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया था। मुद्रण क्रांति का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से समाज क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न, गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है? उत्तर, गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। वह खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे को विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम भी सीखा था और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई व तेज गति से छापने वाली प्रिंटिंग मशीन में किया, जिसे मूवेबल टाइपिंग मशीन भी कहते हैं। इसके नाम से जाना जाता है। इसके लिए किया था, मतलब अपनी इस योजना या अपनी इस बुद्धि का विकास उसने किस पे किया था? मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन को बनाने में। उसकी यह प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। वह खेती और एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे को विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम सीखा था और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई व तेज गति से प्रिंटिंग प्रेस मशीन जैसे छापने वाली के ऊपर किया था, जिसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इसके लिए किया था। उसकी यह प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। चौथा प्रश्न, मुद्रण संस्कृति क्या है? इसमें चीन की क्या भूमिका है? अथवा छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ से हुई और यह कैसे छापी जाती थी? उत्तर, मुद्रण संस्कृति का आशय किताबों की छपाई के प्रारंभ से है। पढ़ने की यह संस्कृति नई तकनीक के साथ आई। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन से हुई। 994 ईस्वी से चीन में स्याही लागे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज पर रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी, क्योंकि पतले कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। और मुद्रण कागज का विकास कहाँ से हुआ? चीन से हुआ था। नेक्स्ट, 19वीं सदी के भारत में गरीब लोगों के लिए प्रिंट संस्कृति के प्रसार का क्या प्रभाव था? उत्तर, भारत में कम कीमत की पुस्तकों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता के कारण गरीब लोगों को प्रिंट संस्कृति से लाभ हुआ। जातिगत भेदभाव और अन्य आग के खिलाफ ज्ञानवर्धक निबंध लिखे गए। इन्हें देश भर के आम लोगों ने पढ़ा। समाज सुधारक के समर्थन और प्रोत्साहन के कारण अधिक काम करने वाले कारखानों के श्रमिकों ने स्वशिक्षा के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की और कुछ ने अपनी खुद की रचनाएं भी प्रकाशित की, जैसे काशी बाबा और छोटे और बड़े सवाल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से चीन लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक बना रहा? उत्तर, चीन में एक विशाल नौकरशाही प्रणाली थी जो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अपने कर्मियों की भर्ती करती थी। इस परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें शाही राज्य के प्रयोजन के तहत बड़ी संख्या में छपी थी। 16वीं शताब्दी से परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई और इससे प्रिंट की मात्रा में भी वृद्धि हुई। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए हम पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न, जापान में मुद्रण की प्रगति का वर्णन कीजिए। उत्तर, चीन के बौद्ध मिशनरियों ने 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान में हस्त मुद्रण तकनीक की शुरुआत की। ईस्वी सन 868 ईस्वी में बौद्ध हीरा सूत्र सबसे पुरानी जापानी पुस्तक छपी थी। इस पुस्तक में पाठ की 6 सीट और लकड़बग्घा चित्र शामिल थे। कपड़ा, ताश के पत्तों और कागज के पैसे पर चित्र छपे थे। मध्ययुगीन जापान में कवि और गद्य लेखक नियमित रूप से अपने लेखन प्रकाशित करते थे, इसलिए किताबें सस्ती थी और बहुतायत में उपलब्ध थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एदो, एक अब आधुनिक टोक्यो में समृद्ध शहरी मंडलों ने प्रकाशित संग्रह प्रकाशित किए। दरबार और किताबों की दुकानें विभिन्न प्रकार की हस्तमुद्रित सामग्री से भरी पड़ी थी। उन्होंने महिलाओं पर किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र, गणना, चाय समारोह, फूलों की व्यवस्था, उचित शिष्टाचार और प्रसिद्ध स्थानों जैसी सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मुद्रण युग से पहले की भारतीय पांडुलिपियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है और एक आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन आपको विस्तृत उत्तरीय में जरूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट,
भारत में छपाई कब से शुरू हुई? मुद्रण युग के पहले यह सूचना और विचार किससे लिखे जाते थे? उत्तर, प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और अनेक पुस्तकें छापी। 1774 ईस्वी में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारी ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी थे। डच प्रोटेस्ट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में बहुत समय तक विकास नहीं कर पाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी तक के अंत तक कारखाने का आयात शुरू कर दिया था। मुद्रण के युग से पहले की भारतीय पांडुलिपियां। आपको वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद आपको नोट से भी पढ़ना है, या आपको जब भी पढ़ने का पूरा रिवीजन करने का मौका मिले कम समय में तो आप वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख सकते हैं। मुद्रण के युग के से पहले की भारतीय पांडुलिपियां। संस्कृत अरबी में हस्तलिखित पांडुलिपियों की परंपरा फारसी के साथ साथ कई स्थानीय भाषाओं में भी उत्तम थी। दूसरा, पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या चर्म पत्र पर कॉपी किया गया था। पन्ने हाथ से पत्ते से रोशन किए गए थे। मुद्रण के आविष्कार के बावजूद 19वीं शताब्दी के अंत तक पांडुलिपियों का उत्पादन किया गया था। तीसरा, पांडुलिपियां अत्यधिक महंगी, नाजुक थी और आसानी से नहीं देखी जा सकती थी क्योंकि वे विभिन्न शैलियों में लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ा, ये दोनों प्रश्न विस्तृत उत्तरी में आपको 100% याद ही करने हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए? अथवा छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पूरे 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के अधिकांश भागों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। विभिन्न संप्रदायों के चर्चों ने गांवों में स्कूलों की स्थापना की, जिसमें किसानों और कारीगरों को साक्षरता प्रदान की गई। दूसरा, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 60 से 80% तक थी। जैसे जैसे साक्षरता और स्कूल यूरोपीय देशों में फैले, वहाँ एक आभासी पठन उन्माद था। लोग चाहते थे कि किताबें पढ़ें और प्रिंटर लगातार बढ़ती संख्या में किताबें तैयार करें। तीसरा, बुक सेलर्स ने पेडलर्स को नियुक्त किया था, जो गाँवों में घूमते थे बिक्री के लिए। छोटी किताबें जैसे पाचांग, पेनी चैप बुक और बिलियोथेक ब्लू कम कीमत वाली छोटी किताबें ले जाते थे। तो इस प्रकार से नंबर डाल के अच्छे से इसका आपको आंसर लिखना है। चौथा प्रश्न, गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस से पहली पुस्तक कौन सी छापी? उसकी क्या विशेषताएं थी? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 6 नंबर अपने आप में 1% का काम कर जाता है। 1% कंप्लीटली एक विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन देके जाता है, इसलिए आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न तो छोड़ना ही नहीं है। उत्तर, गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस से पहली किताब बाइबल छापी थी। उसने इसकी तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में सिर्फ 3 साल का समय लिया था। उसने जो उसे समय के हिसाब से काफ़ी तेज छपाई थी, मतलब उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज छपाई थी। उसकी 180 प्रतियां में से 50 प्रतियां ही बच पाई थी। इन्हें गुटेनबर्ग की प्रेस की धातुई टाइप में छापा गया था। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, इसके पन्नों और हाशियों पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। दूसरा, कोई भी 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। तीसरा, पहली नज़र में वे एक जैसे लगते थे, किंतु गौर से तुलना करने पर फर्क का पता चलता था। चौथा,
हर जगह पर कुलीन वर्गों ने इस विशिष्ट को पसंद किया था और पांचवा गुटेनबर्ग ने भारत व पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरने की जगह छोड़ दी थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पांचवा कंप्लीट चैप्टर, जिसको हमने बहुत ही कम समय में अच्छे से कवर किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।